हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हेल्दी विद डॉक्टर अभिलाषा। और आज हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स ऑफ हार्ट अटैक। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ा देते हैं। एक ज़माना हुआ करता था जब हार्ट अटैक जो है वो 60 के या 70 सालों में देखा जाता था, लेकिन आजकल आए दिन हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कि कोई सेलिब्रिटी है जो कि हेल्दी है, फिजिकली फिट है, जिम करता है, उनकी डेथ हो गई है। क्यों? हार्ट अटैक की वजह से। और सबसे शॉकिंग चीज़ कि वो यंग है, 40s में है या फिर अंडर 40 भी है। तो ऐसे फैक्टर्स है जो आपके हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ा देते हैं। इसी बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ में मैं कुछ आपको हेल्थ टिप्स भी दूंगी जिससे कि आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे उन फैक्टर्स की जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो उनमें सबसे पहला आता है जेनेटिक्स मतलब आपको क्या जीन्स मिले हैं। अगर आपके फादर, ब्रदर या किसी भी पुरुष सदस्य को जिनके साथ आपके खून के संबंध है उनको 55 ईयर्स या उससे कम एज में हार्ट अटैक आया है, तो आपके भी हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर फीमेल रिलेटिव्स की बात करें तो आपकी मदर हो गए, मौसी हो गए या फिर नानी, दादी, ये सब हो गए, तो इनमें फीमेल्स में 65 ईयर्स के बाद अगर किसी को हार्ट अटैक आया है तो आपके हार्ट अटैक आने के चांसेस के रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फैक्टर है वो है एज पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि पहले क्या होता था, लेट एज जैसे 60 प्लस या 70 प्लस लोगों में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते थे, लेकिन आजकल वो पूरा पैराडाइम शिफ्ट हो गया है। आजकल आपके 50 ईयर्स या 40 ईयर्स के लोगों में भी हार्ट अटैक आ रहा है। और एज एक ऐसी चीज़ है जिसे तो हम बदल नहीं सकते हैं, तो एज के साथ साथ भी आपके हार्ट अटैक के रिस्क या चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, जो तीसरा फैक्टर है वो है जेंडर, यानी कि पुरुष और महिलाएं। तो पुरुषों में महिलाओं की तुलना में हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। महिलाओं में एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, जो कि कार्डियो प्रोटेक्टिव है, यानी कि हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। और ये उनके मीनोपॉज होने तक, यानी कि लगभग 50-55 साल तक ये इसके कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स रहते हैं। और मीनोपॉज होने के बाद भी उसके असर ख़त्म होने में भी आगे 10-15 साल लग जाते हैं। तो ऑलमोस्ट 65 साल के बाद फीमेल और मेल का जो हार्ट अटैक के रिस्क होते हैं वो बराबर होते हैं। उससे पहले अगर बात करें, अगर एक वुमेन है तो उनमें हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू मैन। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में सबसे पहले बात करते हैं टबैको की। टबैको, चाहे आप उसको स्मोकिंग के फॉर्म में ले रहे हैं, आप गुटखा चबा रहे हैं, शीशा कर रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, किसी भी फॉर्म में अगर आपकी बॉडी में टबैको जा रहा है तो आपके हार्ट अटैक के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो टोबैको क्या करता है, टोबैको आपके जो ब्लड वेसल्स है उसको नैरो करता है और उसमें प्लेक फॉर्मेशन को बढ़ाता है, जिसको कि एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, उसके चांसेस को भी बढ़ाता है। रिजल्ट के तौर पे आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो जाती है, आपके हार्ट को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट नहीं मिलता और जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। साथ ही स्मोकिंग क्या करता है, जो आपके पेरिफेरल ब्लड वेसल्स है, बाकी बॉडी में जो भी आर्टरीज है, धमनियाँ हैं, उनको भी नैरो करता है, उनको भी सिकुड़ता है, जिससे कि बाकी शरीर में भी इसका बुरा असर पड़ता है। स्मोकिंग की अच्छी बात यह है कि अगर आप आज स्मोकिंग छोड़ते हैं तो आज से 6 से 12 महीने के बीच ही आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। हार्ट अटैक के केस में रिजल्ट्स बहुत जल्दी आते हैं, रिस्क फैक्टर बहुत जल्दी कम होता है। लेकिन अगर इसके कैंसर की बात करें तो अगर आपने आज स्मोकिंग छोड़ा है तो आज से 10 से 12 साल आपको लग जाएंगे एक जो नॉन स्मोकर है उसके बराबर आने के लिए, कि जितना उसके कैंसर का रिस्क है उतना ही आपका रिस्क है। तो स्मोकिंग किसी भी वे में सही नहीं है, तो जितना जल्दी आप इसको अवॉइड कर सके उतना अच्छा। दूसरा रिस्क फैक्टर है वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम की अगर बात करें तो ये क्लस्टर्स ऑफ कंडीशंस है। इसमें 4-5 कंडीशंस होती है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, आपका हाई कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड और साथ में ओबेसिटी, और भी ऐसे 1-2 कंडीशंस होते हैं। तो इन सब का क्लस्टर होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो अगर किसी को ये सारे आ रहे हैं कंडीशंस या फिर 1 या 2 आ रहे हैं इनमें से, तो उनके भी हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मसलन अगर डायबिटीज़ मेलाइटस की बात करें, अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है तो वो आपको हमेशा कंट्रोल में रखना है, आपको अपनी डाइट सही रखनी है, आपको अपनी मेडिसिन रेगुलरली लेनी है और रेगुलरली चेकअप करवाते रहना है अपने ब्लड शुगर का, कि आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स है वो नॉर्मल रेंज में है कि नहीं है।
सिमिलरली बात करें अगर ब्लड प्रेशर की, तो जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, जिन लोगों को उनको स्ट्रोक और हार्ट अटैक होने के चांसेस वैसे ही काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो परसिस्टेंट ब्लड प्रेशर है, 150 से ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, फिर एज भी कम है, साथ में आप स्मोकिंग भी करते हैं, आपको काम का स्ट्रेस भी है, क्लब करके क्या आपके हार्ट अटैक के रिस्क जो है वो कई ज़्यादा फोल्ड तक बढ़ा देते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली हाई कोलेस्ट्रॉल, अगर कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में ज़्यादा है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में ज़्यादा है, एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम है, ट्राइग्लिसराइड आपके ब्लड में ज़्यादा है, तो ये क्या करेंगे, ये सब मिलके आपके कोलेस्ट्रॉल जो है आपके हार्ट की आर्टरीज में डिपॉजिट होने लगेंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो उसकी वजह से भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओबेसिटी, अगर एब्डोमिनल फैट है, जो आपके पेट का फैट है वो ज़्यादा है, मैंने ओबेसिटी के ऊपर एक पूरी वीडियो बना रखी है कि एब्डोमिनल फैट कितना होना चाहिए, बॉडी वेट हाइट के हिसाब से कितना होना चाहिए, कैसी डाइट होनी चाहिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप डिटेल में उस वीडियो को देख सकते हो। उसमें बहुत ही डिटेल में मैंने बताया है कि क्या वेट होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो अगर ओबेसिटी है तो भी आपका रिस्क फैक्टर है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि अगर पहली बात तो ये सारी बीमारियां ना हो, और अगर है भी तो उनको कंट्रोल में रखना है। जितना आप कंट्रोल में रखेंगे उतना आपके हार्ट अटैक के रिस्क कम होंगे। तीसरा रिस्क फैक्टर है वो उन लोगों में हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा है जिनको कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशंस होते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियासिस, एसएलई, ये सारी बीमारियाँ जिनमें रहती है, जिनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, उनमें प्लेग बढ़ने के और उसके टूटने के, टूट कर ब्लॉकेज करने के चांसेस कई ज़्यादा फोल्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इंडिविजुअल। तो जिनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है, ये आपको पता है कि आप प्री डिस्पोज है इस चीज़ की, आपको ये चीज़ें होती है, आर्थराइटिस है या सोरियासिस है, तो आपको भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। अपने जो टेस्ट है वो रेगुलरली करवाने हैं, साथ में अपनी डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करना है जिससे कि आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन हो वो चेक में रहे, मतलब कम रहे और वो मैनेजेबल हो। तो दोस्तों ये थे कुछ रिस्क फैक्टर्स। तो अब सवाल आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कौन से टेस्ट आपको करवाने चाहिए। लेकिन उससे पहले हाँ, स्ट्रेस को भी बहुत लोग एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर मानते हैं। ज़रूर, स्ट्रेस कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है। स्ट्रेस का आपकी बॉडी पे बहुत सारे लेवल पे असर होता है, इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, आपके डायबिटीज़ को भी इंक्रीज़ करता है, तो और भी बहुत सारे इसका लेवल है, बट बहुत सारे लेवल पे चेंजेस करता है। लेकिन अगर हार्ट अटैक से डायरेक्ट लिंक की बात करें तो ऐसा नहीं है कि आज आपको अगर स्ट्रेस है तो आपको कल हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसे डायरेक्ट लिंक नहीं है। लेकिन स्ट्रेस जितना कम रखा जाए उतना ही है। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ से लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। साथ में अगर आप किसी और टॉपिक पे या इसी टॉपिक पे कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं या आपके कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए, मैं उनका रिस्पॉन्स दूँगी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आपके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है कि मैं जो वीडियोस बना रही हूँ वो आपके काम आ रही है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।